स्वागत है आपका के सीखो ज्ञान गंगा में। और आज हम कर रहे हैं मार्केट यानी बाज़ार। मार्केट से जनरली हम ये समझते हैं कि जब हम बाज़ार शब्द का प्रयोग करते हैं, मार्केट शब्द का प्रयोग करते हैं, तो हमारे सामने एक स्थान की पिक्चर उपलब्ध होती है, अर्थात एक ऐसा स्थान जहाँ पे बायर्स एंड सेलर, क्रेता और विक्रेता जो होते हैं वो वस्तुओं को खरीदते और बेचते हैं। परंतु अर्थशास्त्र में जो मार्केट है उसका मीनिंग किसी पर्टिकुलर प्लेस से नहीं है। हम किसी पर्टिकुलर प्लेस को, किसी विशेष स्थान को बाज़ार नहीं कहेंगे। बाज़ार क्या होता है? मार्केट क्या होती है अर्थशास्त्र में? मार्केट डज नॉट रेफर्स टू ए प्लेस, इट सिंपली रेफर्स टू सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशन इन विच बायर्स एंड सेलर्स कम्स टू क्लोज कॉन्टैक्ट एंड गुड्स आर बोट एंड सोल्ड। अर्थात बाज़ार एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर ऐसी स्थितियाँ होती है, ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ पर सेलर और बायर जो होते हैं वो क्लोज कॉन्टैक्ट में आते हैं और वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं। ये किसी पर्टिकुलर प्लेस को शो नहीं करता, क्योंकि आज के टाइम में हम देखते हैं कि हम ऑनलाइन भी ऑर्डर करते हैं। तो जब ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो हम किसी विशेष स्थान पर नहीं होते, हम मोबाइल के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू ऑर्डर कर देते हैं और वस्तुएं हमारे पास पहुंच जाती हैं। तो हम बाज़ार को किसी विशेष स्थान से नहीं जोड़ेंगे, बल्कि उन सिचुएशन से, उन स्थितियों से जोड़ेंगे जिनके थ्रू बायर और सेलर जो होते हैं वो क्लोज कॉन्टैक्ट में आते हैं और वस्तुओं को खरीदते और बेचते हैं। वैसे बाज़ार की जो फीचर्स हैं वो कौन कौन सी हैं? 1 कमोडिटी, एक वस्तु होनी चाहिए। 1 प्राइस, एक कीमत होनी चाहिए। बायर एंड सेलर, क्रेता और विक्रेता होनी चाहिए। और म्यूचुअल कॉन्टैक्ट, और उनके बीच में कोई कॉन्टैक्ट होना चाहिए जिससे कि वस्तु खरीदी और बेची जा सके। तो फिर रिपीट करते हैं कि मार्केट क्या होती है। मार्केट उन सब परिस्थितियों कहते हैं जिनके थ्रू बायर्स एंड सेलर क्लोज कॉन्टैक्ट में आते हैं, वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं। नाउ अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट की, कि बाजार के कितने प्रकार होते हैं। बाजार को हम ब्रॉडली वैसे 2 भागों में बांटते हैं, परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है? परफेक्ट कंपटीशन बाजार का वो रूप होता है जिसमें बहुत अधिक विक्रेता होते हैं और बहुत अधिक क्रेता होते हैं। जो विक्रेता होते हैं वो समरूप वस्तुओं को एक समान कीमत पर बेचते हैं। परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट सिचुएशन इन विच लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एंड द सेलर आर सेलिंग होमोजेनियस प्रोडक्ट एट सेम प्राइस। तो परफेक्ट कंपटीशन क्या हो गया? एक ऐसा बाजार का रूप जिसमें बहुत से क्रेता और विक्रेता पाए जाएंगे। मोस्टली तो रियल लाइफ में परफेक्ट कंपटीशन देखने को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हम जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं उनको परफेक्ट कंपटीशन में शामिल करते हैं, क्योंकि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं, जो कृषि पदार्थ होते हैं, वो कंज्यूमर के व्यू पॉइंट से एक जैसे होते हैं, बिल्कुल समरूप होते हैं। उनमें कलर को लेकर, स्वाद को लेकर के, कंपनी को लेकर के, ब्रांड को लेकर के उनमें कोई फ़र्क नहीं होता। इसलिए हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को परफेक्ट कंपटीशन में इंक्लूड करते हैं। और सेम प्राइस कैसे? जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट गेहूं का रेट डिसाइड करती है, तो सभी किसान उसी रेट पर अपनी गेहूं को सेल करेंगे, तो प्राइस क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। और इंडिया में बहुत से किसान हैं, लार्ज नंबर फार्मर्स हैं, तो इसलिए हम इसको परफेक्ट कंपटीशन में इंक्लूड करते हैं। नाउ फीचर्स क्या आती है परफेक्ट कंपटीशन की? फर्स्ट आती है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, कि इस मार्केट में जो क्रेता विक्रेता होते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है? इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इसका इम्पैक्ट ये होता है कि एक जो सिंगल फर्म होती है वो मार्केट की ओवरऑल सप्लाई को इफेक्ट नहीं कर सकती। अर्थात एक फर्म अगर ये कहे कि मैं अपना प्रोडक्ट सेल नहीं करूँगा, तो टोटल जो मार्केट सप्लाई है उसमें उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो टोटल मार्केट का एक बहुत ही थोड़ा पोर्शन सप्लाई करता है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ कि भारत में इतने किसान हैं, अगर एक किसान ये कहे कि मैं अपना गेहूं सेल नहीं करूंगा, तो ओवरऑल गेहूं की सप्लाई पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि उस किसान को वो रेट मानने पड़ेंगे जो बाकी सब किसान भी सेल कर रहे हैं, अर्थात जो गवर्नमेंट डिसाइड की हैं। इस प्रकार से वो एक प्राइस टेकर फर्म बन जाएगा। यहाँ पे छोटी सी बात आती है कि फर्म होती क्या है? फर्म वो इकोनॉमिक यूनिट होती है, वो आर्थिक इकाई होती है जो लाभ के उद्देश्य से वस्तुओं को बेचती है या उत्पादन करती है। हमारे मोहल्लों में, आस पड़ोस में जितनी भी दुकानें हैं, किराने के शॉप हैं, वो सब क्या है? हमारी फर्म ही हैं। हम उनको फर्म कहेंगे क्योंकि वो प्रॉफिट मोटिव के लिए प्रोडक्ट को बेचती हैं या उत्पादन करती हैं। नाउ सेकंड फीचर आती है होमोजेनियस प्रोडक्ट। होमोजेनियस प्रोडक्ट क्या होते हैं? एक जैसी वस्तुएं। इस मार्केट की ये भी फीचर है कि इस मार्केट में वस्तुएं एक जैसी होती हैं, अर्थात उनमें कलर को लेकर, स्वाद को लेकर, टेस्ट को लेकर के, ब्रांड को लेकर के, कंपनी को लेकर के उनमें कोई विभेद नहीं होता। कंज्यूमर की व्यू पॉइंट से, कंज्यूमर के हिसाब से वो क्या होती है? बिल्कुल एक जैसी होती हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इसका इम्पैक्ट पड़ता है कि सभी सेलर को एक ही प्राइस पर वस्तुओं को सेल करना पड़ता है, क्योंकि वस्तु एक जैसी हैं।
तो अलग प्राइस चार्ज नहीं कर सकते, उन्हें सेम प्राइस पर अपने वस्तुओं को सेल करना होगा। नाउ इसके बाद बात करते हैं फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म क्या है कि इसमें फर्में जब चाहे बाजार को छोड़ के जा सकती हैं, जब चाहे बाजार में एंटर कर सकती हैं। फर्मों को पूर्ण स्वतंत्रता होती है, उन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि लॉन्ग रन में सभी फर्में केवल सामान्य लाभ ही कमाती हैं। ऐसा क्यों होता है कि मान लीजिए शॉर्ट रन में, अल्पकाल में फर्मों को हानि हो रही है, तो कुछ फर्में बाजार को छोड़ करके चली जाएंगी। जब बाजार को छोड़ कर जाएंगी तो पूर्ति कम हो जाएगी, पूर्ति कम होने से कीमतें बढ़नी शुरू करेंगी, जिससे लाभ बढ़ेंगे और वो लाभ धीरे धीरे बढ़ करके सामान्य लाभ तक पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से अगर असामान्य लाभ हो रहे हैं अल्पकाल में, तो उन असामान्य लाभ को देख करके नई फर्में बाजार में प्रवेश करेंगी, और वो तब तक प्रवेश करेंगे जब तक कि वो असामान्य लाभ सामान्य लाभ में नहीं बदल जाएंगे। क्यों बदल जाएंगे? क्योंकि नई फर्मों के आने से पूर्ति बढ़ेगी और कीमतें कम होंगी। तो अगर सिर्फ ये 3 फीचर ही पाई जाती हैं, कौन कौन सी? लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर, होमोजेनियस प्रोडक्ट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म, तो इसको प्योर कंपटीशन कहा जाएगा। चैम्बरलिन ने इसको शुद्ध प्रतियोगिता कहा है, शुद्ध प्रतियोगिता का नाम दिया है। नाउ इसके बाद बात करते हैं 4th फीचर की, परफेक्ट नॉलेज। इस मार्केट में ये माना गया है कि जो भी कंज्यूमर हैं, जो भी सेलर हैं, उनको बाजार दशाओं का पूरा ज्ञान है कि वस्तुएं किस रेट पे बेची जा रही हैं, किस रेट पर खरीदी जा रही हैं। उसके बाद है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर, कि इस बाजार में जो भी साधन हैं उनमें पूर्ण गतिशीलता है, वो एक फैक्ट्री को छोड़कर दूसरी फैक्ट्री में काम करने जा सकते हैं, वस्तुओं को एक बाजार से निकाल कर दूसरे बाजार में बेचा जा सकता है। लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इस बाजार में यह भी मान्यता मानी गई है, ये फीचर इस बाजार की, कि इसमें कोई यातायात लागत नहीं होगी। अब कोई यातायात लागत किस सेंस में नहीं होगी कि मान लीजिए कोई किसान है, अगर वो अपने एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर अपने प्रोडक्ट को बेचने जाता है, तो उसकी कीमतें क्या रहेंगी? समान रहेंगी। जैसे मान लो हरियाणा कोई किसान है, वो कहता है कि मैं मेरा गेहूँ हरियाणा में न बेच कर पंजाब में सेल करूँगा। अगर वो पंजाब में भी सेल करता है तब भी क्या होगा? उसके प्राइस क्या रहेंगे? सेम रहेंगे इस मार्केट में। जब प्राइस सेम रहेंगे, इट मीन्स जो उसकी यातायात लागत आई, जो उसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आई, उसने प्राइस को इफेक्ट नहीं किया। जब प्राइस को इफेक्ट नहीं किया तो उसको लागत भी नहीं माना जा सकता। लागत वही होगी जो प्राइस को इफेक्ट करेगी। इसलिए इसमें हम कहते हैं कि इसमें कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती। लैक ऑफ सेलिंग कॉस्ट, इस बाजार की ये फीचर है कि इसमें कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं होती, क्योंकि प्रोडक्ट जो होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, इसलिए इसमें कोई विक्रय लागत नहीं की जाती, कोई विज्ञापन नहीं दिया जाता। इंडस्ट्रीज प्राइस मेकर, इस मार्केट की यही फीचर है कि इसमें जो उद्योग होता है वो प्राइस को निर्धारित करता है। उद्योग क्या होता है? ऐसी फर्मों का समूह जो कि सेम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती हैं, होमोजेनियस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती हैं, ऐसी फर्मों को हम क्या कहेंगे? उद्योग कहेंगे। जैसे सभी चाय बनाने वाली फर्मों के समूह क्या कहेंगे? चाय उद्योग कहेंगे। सभी चीनी वाली फर्मों क्या कहेंगे? चीनी उद्योग कहेंगे। तो उसको हमने इंडस्ट्री का नाम दिया है। ना फर्म क्या होती है? फर्म इज प्राइस टेकर। फर्म क्या होती है? कीमत स्वीकारक होती है। ये बात हम पहले कर चुके हैं कि फर्म उद्योग के द्वारा निर्धारित कीमत को ऐसे कैसे स्वीकार कर लेगी। ना हमने पहले ही बात की, इससे पहले बात कर चुके हैं कि उद्योग इसमें क्या करता है? कीमत को निर्धारित करता है। तो ये उद्योग का डिमांड कर्व है और ये उद्योग का सप्लाई कर्व है। उसने ये प्राइस डिसाइड की, अब इस प्राइस को फर्म ऐसे कैसे स्वीकार कर लेगी। अब क्योंकि फर्म के लिए प्राइस कांस्टेंट हो गए हैं तो उसका ए और एम आर क्या होंगे? इक्वल होंगे। इस कांस्टेंट प्राइस पे एक फर्म जितना चाहे अपना प्रोडक्शन सेल कर सकती है, वो OQ सेल कर सकती है, OQ1 भी सेल कर सकती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म का डिमांड कर्व होता है वो एक्सिस के समानांतर होता है। अब कई बार ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में जो डिमांड कर्व वो एक्सिस के समानांतर क्यों होता है? तो इसका हम आंसर देते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर होते हैं, होमोजेनियस प्रोडक्ट होते हैं। इन 2 फीचर्स के कारण जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें डिमांड कर्व ओ एक्सिस के समानांतर पाया जाता है। थैंक यू।